हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम दिसंबर 2021 का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियोज की तरह, पिछले करंट अफेयर की तरह इसमें भी लास्ट में प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि 120 प्रश्न करीब हैं इसमें। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न देख लेंगे। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका अच्छा खासा तैयार रहेगा करंट अफेयर। ठीक है, प्रश्न से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, और इससे बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर 2021 का करंट अफेयर है, और अब देख रहे हैं कि ये बैजू IAS जो एग्ज़ाम प्रिप है उसका कंटेंट है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें अच्छे खासे करंट अफेयर यहाँ से मिले हुए थे, और ये हम बार बार बता रहे हैं। वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो करंट अफेयर का PDF है, और ये वीडियो के बाद हम इसका PDF भी दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसकी भी करीब पाँच वीडियो मान के चलिए कि बनेगी। तो हम शुरुआत करेंगे आज मासिक समसामयिक दिसंबर 2021 के। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अफगानिस्तान के मानवीय ट्रस्ट फंड इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में। तो चर्चा में क्यों रहा भाई कि इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक मानवीय ट्रस्ट फंड स्थापित करने के पर जिसकी सहमति बनी है। इसके प्रमुख बिंदु के रूप में अगर याद रखेंगे तो अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए अन्य समूहों के साथ समन्वय में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत कोष की स्थापना होगी। भाई UPSC वाले ध्यान रखें, 2022 में जो प्री एग्ज़ाम देंगे। अफगानिस्तान को अपने वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देना उसकी आर्थिक पतन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और कहा कि अफगानिस्तान के बंद केंद्रीय बैंक भंडार में से अरबों डॉलर को निकालने के लिए यथार्थवादी रास्ते तलाशे जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो ट्रस्ट फंड है क्या है भाई कि अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान के बंद केंद्रीय बैंक भंडार से अरबों डॉलर निष्कासित करने वाली प्रणाली के माध्यम से सीधे अफगानों को तत्काल आवश्यक नकदी प्रदान करने के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। ठीक है, याद रखना कि इस फंड में पहला योगदानकर्ता है देश है जर्मनी। अब इस्लामिक सहयोग संगठन क्या भाई, OIC पहले इस्लामिक सम्मेलन का संगठन था जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मुस्लिम बहुल देश का। 57 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, मुख्यालय सऊदी अरब जद्दा में है। स्थापना 1969 हुई थी। बैंक के बारे में देखें, सदस्य हैं इसके 57, जद्दा में ही मुख्यालय, सऊदी अरब में 1975 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसके आगे देखें, भारत मध्य एशिया संवाद की तीसरी बैठक हुई है। तो क्या है ये तीसरी बैठक हुई है, नई दिल्ली में हुई है भाई, याद रखना है। भारत के विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर S जयशंकर की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में कौन कौन शामिल हुए, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। किन किन देशों ने भाग लिया ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बैठक अक्टूबर 2020 में हुई थी, डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में हुई थी। प्रमुख बिंदु देख लें तो जो तीसरी बैठक है इसमें क्या है, विचार विमर्श के अंत में एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच माल सेवाओं की मुक्त आवाजाही के मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का पता लगाने का भी निर्णय लिया गया। फिर अफगानिस्तान की स्थिति सहित व्यापार, संपर्क, विकास, साझेदारी, क्षेत्रीय विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा भारत मध्य एशियाई देशों के बीच में संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा
के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे पर अशगाबात समझौते के इष्टतम उपयोग पर जोर भी दिया गया है। ठीक है। नोट के रूप में ध्यान रखना है कि भारत और मध्य एशियाई देश अगले वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का 30वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं 2022 में। ठीक है ना। इसके आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। इसमें एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड को प्रोत्साहन मिलेगा इससे, और विश्व के लिए न्याय उचित ऊर्जा समाधान भी प्रस्तुत करने में सहायक होगा। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो इससे वैश्विक सहयोग के माध्यम से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा अक्टूबर 2021 में आयोजित हुई थी। भाई ध्यान रखना है, सभा में 108 देशों ने भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश रहे, 34 पर्यवेक्षक और संभावित देश 23 सहयोगी संगठन, साथ में नहीं संभावित देश है 23 सहयोगी संगठन और 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल रहे। अब आईएसए के बारे में देखें तो आईएसए के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांद ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में कब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र में की थी। इस पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश अमेरिका है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई और इस समय महानिदेशक हैं इसके अजय माथुर। ठीक है, फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन के बीच 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रमुख बिंदु देखें तो इन दोनों नेताओं ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता की पहली बैठक और सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी सहयोग की बैठक के आयोजन का स्वागत भी किया गया इसी दौरान। ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। ठीक है। भारत और रूस के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में 28 समझौते हुए। भाई भारत और रूस पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी शीर्षक वाले संयुक्त वक्तव्य में राज्य और द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं को उपयुक्त रूप से शामिल भी किया गया। याद रखना, यात्रा के साथ साथ इसमें व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, बाहरी अंतरिक्ष, भूवैज्ञानिक अन्वेषण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा जैसे कई सारे मुद्दे रहे। सरकार समझौतों और समझौता ज्ञापनों के साथ साथ दोनों देशों के वाणिज्यिक और अन्य संगठनों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। नोट के रूप में ध्यान रखना है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 रूस में आयोजित किया जाएगा 22वें नंबर का। कहाँ पे होगा? रूस में होगा 2022 में। ठीक है भाई। अगला देखते हैं। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया है। 6 दिसंबर को मनाया गया, तारीख याद रखनी है। क्या मनाया गया? मैत्री दिवस। किसके किसके बीच? तो भारत बांग्लादेश के बीच में। ठीक है। इसमें दुनिया भर के 18 देशों में मनाया गया। भाई कौन कौन से देश हैं? बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया है। प्रमुख बिंदु देखें तो मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी स्थायी मित्रता का प्रतिबिंब है। मुक्ति दिवस से 10 दिन पहले, बांग्लादेश के मुक्ति दिवस से पहले 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। ठीक है, ध्यान रखना। नोट के रूप में याद रखना है कि मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो कब लिया गया था? मार्च में लिया गया था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। EIU वर्ल्ड वाइड
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। क्या है ये? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता, पहली बात तो, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें दुनिया के सबसे महंगे शहरों को सूचीबद्ध किया गया। तेल अवीव, इजराइल, पेरिस, सिंगापुर को पीछे छोड़कर रहने वाले दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। कौन सा? तेल अवीव। प्रमुख बिंदु देख लें तो 173 शहरों में रहने की लागत का पता लगाया, जो पिछले साल की तुलना में 40 अधिक है। क्या कहा गया कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में साल दर साल 3.5% की वृद्धि हुई। पिछले 5 वर्षों में देखी गई उच्चतम मुद्रास्फीति दर है ये। दुनिया के 10 महंगे शहरों की सूची देखें तो इसमें तेल अवीव सबसे पहले नंबर पर है, फिर से पेरिस, फिर सिंगापुर, ज्यूरिख, फिर हांगकांग है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा, कोपेनहेगन है, लॉस एंजल्स और इसके बाद आता है ओसाका। सीरिया के दमिश्क को दुनिया का सबसे सस्ता शहर का दर्जा मिला। किसको? दमिश्क, सीरिया की राजधानी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या है भाई? तो इसका मुख्यालय ध्यान रखना लंदन में है। स्थापना 1946 में हुई। मूल संगठन जो था द इकोनॉमिस्ट ग्रुप, ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई तब की बात है, तब इसका नाम यही था। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण समाचार देख लें, न्यूज जो भारत से संबंधित है। इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने वन धन कार्यक्रम पर एक सचित्र क्रॉनिकल और 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ट्राइफेड वन धन जनजातीय धैर्य और उद्यम का एक क्रॉनिकल लॉन्च किया गया। भाई नाम याद रखना। 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए MIS पोर्टल का गठन हुआ है। MIS पोर्टल का गठन हुआ किसके लिए? 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों और लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए। उन्होंने ट्राइब्स इंडिया और वन धन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 9 प्रचार वीडियो लॉन्च किए। ठीक है, इसके अलावा यूनिसेफ और ट्राइफेड ने क्या किया है? आदिवासी संवाद नेटवर्क संचार अभियान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया। किसने? यूनिसेफ और ट्राइफेड ने। ट्राइबल लाइवलीहुड फ्रॉम सस्टेनेंस टू सस्टेनेबिलिटी शीर्षक वाली शोध रिपोर्ट भी लॉन्च की गई है। प्रमुख रिपोर्ट देख लें। 2 वर्षों की छोटी अवधि में अब तक सफलतापूर्वक 52,976 वन धन और सहायता समूहों को 3110 VDVKC में अनुमोदित किया गया है। ठीक है, ये 9.27 लाख लाभार्थी हैं। 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया। वो संगठन है FPO का गठन हुआ। तो क्या है इसमें? मधुमक्खी पालन उत्पादन को किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में मीठी क्रांति प्राप्त करने के लिए। मीठी क्रांति किसके लिए भैया? मधुमक्खी पालन, ध्यान रखना है। प्रचार विकास में भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई। अगले 5 वर्षों में क्या किया जाएगा कि किसानों के लिए सतही अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन संवर्धन नामक एक केंद्रीय योजना भी शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने देश में 100 समूहों में शहद के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन मूल्य श्रृंखला विकसित करने की योजना बनाई है। ये भी हमें ध्यान रखना है प्रमुख बिंदु के रूप में। ठीक है, आगे देखना है कि भाई ट्राइफेड को कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात राज्यों में नेफेड और NDDB के साथ 14 शहद FPO के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। कौन कौन से राज्य भाई? नाम याद रखना। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा और गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण सीधी बिक्री नियम 2021 क्या है ये? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 94 के साथ गठित एक धारा 101 की उपधारा 2 के खंड ZG द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण सीधी बिक्री नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है 2019 की जगह पर। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु देखें तो इसमें
कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि बिक्री के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले सीधे विक्रेताओं के साथ साथ सीधी बिक्री संस्थाएं उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 की अपेक्षाओं का पालन करेगी। ठीक है, अब क्या है, नियम सीधी बिक्री वाली संस्थाओं के लिए कुछ दायित्वों का निर्धारण करते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं। तो कौन कौन से शामिल भाई? एक तो कंपनी अधिनियम 2013 शामिल है कि इसके तहत निगमन या यदि एक साझेदारी फर्म साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत है या फिर यदि एक समिति देयता भागीदारी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत हो। ठीक। दूसरा, भारत के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक स्थल पर कार्यरत होना चाहिए। इस आशय की स्वघोषणा करे कि सीधी बिक्री वाली संस्था सीधी बिक्री के नियमों के प्रावधानों का पालन किया है और किसी पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम में शामिल नहीं है। ठीक है, ये इसकी कुछ शर्तें रहेंगी। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग का भाई पहली बात याद रखना, इनोवेशन फॉर यू एंड द इंजीनियर टिंकरर्स जारी किया गया, नीति आयोग ने, ठीक है, जारी किया है। अटल इंक्यूबेशन उद्भवन केंद्रों AIC द्वारा समर्थित 70 स्टार्टअप को शामिल किया इसमें। इसके दूसरे संस्करण और द इंजीनियर्स टिंकरर्स प्रौद्योगिकी पर नवाचारों का संग्रह, जिसमें भारत की अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला से 41 नवाचार शामिल हैं, इन सबको जारी किया गया है। प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो इनोवेशन फॉर यू भारत के उद्यमी नजरिए वाले लोगों को द्वारा भविष्य के लिए आज की समस्याओं को हल करने में सफल नवाचारों का संकलन है, जबकि द इंजीनियर्स टिंकर्स जो है ATL मैराथन में भाग लेने वाले युवा छात्र अन्वेषकों द्वारा बनाए गए बेहतरीन नवाचारों का संकलन है। ठीक है, इसमें नोट के रूप में एक चीज़ याद रखनी है कि इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित था, जिसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने मिस्र को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट के चौथे सदस्य के रूप में स्वागत किया है। किसका? मिस्र का। ठीक है, चर्चा में रहा कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में मिस्र के प्रवेश का स्वागत किया गया है। एनडीबी ने सितंबर 2021 में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को अपने नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया था। तो सितंबर 21 में बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। अब प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करें तो प्रमुख बिंदु क्या है भाई? प्रमुख बिंदु है ब्रिक्स ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं, बुनियादी ढांचे, सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से बैंक की स्थापना की। एनडीबी के बारे में देख लें तो एनडीबी जो है भैया ब्रिक्स देश जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका हैं द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है ना। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के फोर्टालीजा में आयोजित छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स राज्यों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कब? 2014 में। अधिकृत पूंजी एनडीबी की अधिकृत पूंजी है 100 अरब अमेरिकी डॉलर, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा सदस्यता के लिए खुली हुई है। अपने परिचालन की शुरुआत के बाद से ही बैंक ने क्या किया, अपने सभी सदस्यों में लगभग 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनका कुल पोर्टफोलियो कितना है? 30 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 351 से अधिक वस्तुओं की आयात को क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि भारत को सैन्य हार्डवेयर के विकास निर्माण का केंद्र बनाने के प्रयासों के तहत पिछले 16 महीनों में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह तीसरी ऐसी सूची है। तो इसके प्रमुख बिंदु देख लें। 351 वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध है, जिसमें कौन कौन से? मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर, शेल, प्रोपेलेंट, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, मिसाइल कंटेनर, एक टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, एक गन फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे घटक इसमें शामिल हैं। अगले 3 वर्षों में लागू होगी। दिसंबर 2022 से 172 प्रणालियों और घटकों का आयात भी रोक दिया जाएगा, जबकि 89 वस्तुओं के एक और बैच पर प्रतिबंध लगेगा दिसंबर 2023 से लागू होगा। दिसंबर 2024 से 90 वस्तुओं का आयात पर रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, नोट के रूप में ध्यान रखना कि रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2020 में घोषणा की थी क्या कि भारत 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों का आयात बंद कर देगा।
फिर मई 2021 में भी दूसरी सूची आई जिसमें 108 और हथियारों प्रणालियों की आयात को प्रतिबंधित किया गया। संबंधित पहल अगर हम देखें तो इसमें ध्यान रखना है कि मई 2020 में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% किया गया था। भाई ध्यान रखना है, 74% हो गया FDI। अक्टूबर 21 में सरकार ने 4 दशक पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर दिया। आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग किया भाई, ठीक है। युद्ध सामग्री से लेकर भारी हथियारों वाहनों तक के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण के लिए 7 नई सरकारी कंपनियों के तहत 41 कारखानों को मिला दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनवरी 2022 में ऐसा करने वाला है भाई, ध्यान रखना। इसमें ये ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं TS तिरुमूर्ति ने जनवरी 2021 में घोषणा की थी क्या कि भारत 21-22 में UNSC में 3 महत्वपूर्ण समुदायों कौन कौन सा? तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो प्रमुख बिंदु हैं आतंकवाद विरोधी समिति अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमले के मद्देनजर में 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 द्वारा स्थापित किया गया। आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की बात हो रही, ठीक है, ध्यान रखना। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखें तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखना है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 193 इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग भी हैं। महासभा, याद रखना कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल। UNSC के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। 15 देश इसके सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं 5, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अस्थायी हैं 10, भारत सहित, ठीक है, भारत सहित 10 सदस्य देश हैं अस्थायी रूप से। स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड रिपोर्ट आई है 2021 किसान उत्पादक संगठन। द स्टेट ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार की योजना के तहत केवल 1 से 5% किसान उत्पादक संगठनों को फंड मिल सका है अभी तक। कितने? 5% को। प्रमुख बिंदु देख लें तो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज एक राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन ने सॉइल रिपोर्ट जारी की है। इसने केवल किसान उत्पादक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो पंजीकृत FPO हैं का विश्लेषण किया, क्योंकि वे हाल के वर्षों में शुरू किए गए संगठनों का एक बड़ा बहुमत बनाते हैं। सहकारी समितियों या समितियों के रूप में पंजीकृत FPO की संख्या कितनी है? बहुत कम है। किसान उत्पादक संगठन के बारे में देख लें तो अवधारणा में क्या है? उत्पादक विशेष रूप से छोटे सीमांत किसानों का सामूहिकीकरण शामिल है ताकि सामूहिक रूप से कृषि की कई चुनौतियों जैसे निवेश, प्रौद्योगिकी, इनपुट बाजारों तक बेहतर पहुंच का समाधान करने के लिए एक प्रभावी गठबंधन बनाया जा सके, ठीक है। इसके सदस्य किसान होते हैं, याद रखना। FPO के लिए समर्थन देखें तो FPO को आमतौर पर संस्थाओं, संसाधन एजेंसियों को बढ़ावा देकर संगठित किया जाता है। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ को FPO को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। संसाधन एजेंसियां FPO को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जैसी एजेंसियों और सरकारों से उपलब्ध सहायता का लाभ उठाती हैं। नोट के रूप में अगर हम ध्यान रखें भाई तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन संवर्धन शीर्षक से केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी शुरू की है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत ने 2 नए टीके और मर्क की कोविड गोली को मंजूरी दी है, ठीक है ना। भारत द्वारा स्वीकृत 2 नवीनतम टीके कौन कौन से भाई? कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स 2 टीके हैं। एंटीवायरल दवा है, नाम है मोलनुपिराविर। टैबलेट का भी नाम याद रखना, दोनों टीकों का भी नाम याद रखना है, ठीक है। देख लेते क्या है, वहाँ पे दे दिया जाए, हो सकता है कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स क्या है। तो कोर्बेवैक्स भारत का पहला स्वदेशी RBD
प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, इसे हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। यह अब भारत में विकसित तीसरा टीका हो गया। भारत में विकसित अन्य 2 टीके कौन कौन से हैं? भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और सीरम का इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड। ठीक है। नैनो पार्टिकल वैक्सीन है कोवोवैक्स का निर्माण किसने किया है? पुणे का SII ने किया। कौन? नाम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है कोवोवैक्स का निर्माण। तो कोर्बेवैक्स का निर्माण किसने किया? हैदराबाद की फर्म है बायोलॉजिकल ई ने। एंटीवायरल जो दवा है उसका नाम है मोलुनुपिराविर का निर्माण भारत में 13 कंपनियों द्वारा किया जाएगा भाई। उपयोग इसका आपातकालीन परिस्थितियों में कोविड-19 के वयस्क रोगियों के इलाज के लिए प्रतिबंधित उपयोग के लिए किया जाएगा। स्वीकृत टीकों की संख्या कितनी है कोविड टीकों की भारत में? तो नवीनतम स्वीकृतियों के साथ कुल 8 कोविड-19 टीकों को भारत के दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण मिल चुका है। कौन कौन सी दवाएं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोव डी, स्पुतनिक वी, ठीक है, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कॉर्बेवैक्स, कोवोवैक्स, ये 8 हैं टीके। ठीक है, भारत में याद रखना। स्पुतनिक वी नहीं, स्पुतनिक 5 है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन हुआ है। IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया इन्होंने और संस्थान में विकसित ब्लॉकचेन आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना क्या भाई? इस परियोजना की लंबाई है 32 किलोमीटर, लागत है 11,000 करोड़ रुपया से अधिक। ठीक है, देश में सबसे तेजी से बनने वाली मेट्रो परियोजना है ये कानपुर की, याद रखना। बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना क्या है? तो बीना रिफाइनरी, बीना मध्य प्रदेश में है भाई, से पनकी कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित POL टर्मिनल तक बहु उत्पाद पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। यह 356 किलोमीटर लंबी परियोजना की क्षमता जो है 3.45 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। 356 किलोमीटर लंबा, ये भी याद रखना है। यह परियोजना कैसी है? उत्तर प्रदेश के इन 5 जिलों को कवर करेगी। 5 जिले होंगे उत्तर प्रदेश, कौन कौन से? ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। साथ में मध्य प्रदेश के 2 जिले होंगे, सागर और टीकमगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 5 जिले, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, और मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, सागर और टीकमगढ़। केंद्र ने नागालैंड में अफस्पा को वापस लेने की जांच के लिए पैनल गठित कर दिया। नागालैंड की बात हो रही स्पेशल। ठीक है, तो सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है। भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष कौन बनेगा? नाम याद रखना भाई। प्रमुख बिंदु देखेंगे तो समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी भाई, और नागालैंड से अशांत क्षेत्र अफस्पा को वापस लेना समिति की सिफारिशों पर ही आधारित होगा कि नागालैंड से अफस्पा वापस लिया जाए या नहीं। हाल में क्या हुआ कि नागालैंड अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से अफस्पा को निरस्त करने की मांग एक अधिनियम जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट की गिरफ्तारी, यहाँ तक कि अशांत क्षेत्रों में कुछ स्थितियों में मारने के लिए गोली मारने की व्यापक शक्ति देता है की मांग जोर से बढ़ रही है। नोट के रूप में ध्यान रखें तो मार्च 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय से अफस्पा पूरी तरह से हटाने का आदेश दे दिया। कब? मार्च 2018 में। कहाँ से? मेघालय से। अरुणाचल प्रदेश में भी 2018 में 19 के दौरान कई पुलिस स्टेशनों अफस्पा को हटा दिया गया है। वर्तमान में राज्य में केवल 3 जिले हैं और असम की सीमा से लगे 4 पुलिस स्टेशन अफस्पा के अंतर्गत हैं। तो कहाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड। आगे देखते हैं, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों को 3063.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें तूफान आया है, तौकते आया है। ठीक है, यास भी आया है पश्चिम बंगाल, चक्रवाती तूफान यास के लिए, पश्चिमी बंगाल के लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ भूस्खलन आया, असम को मिला है, कर्नाटक को भी मिला, इसमें मध्य प्रदेश को और उत्तराखंड को भी दिया गया। ठीक है, आगे नोट के रूप में थोड़ा ध्यान रखना है कि 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के तुरंत बाद ही प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा के लिए बिना
किए बिना ही 22 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों को वहां भेज दिया। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम किसका है? नीति आयोग का है भाई। अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा? भारत में नवोन्मेषकों उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में यह सक्षम बनाएगा। ये है क्या? वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम नवाचार उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है। याद रखना, भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है नवाचार उद्यमिता के क्षेत्र में। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर AIM 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद एक वर्नाक्यूलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नोट के रूप में याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 10.4% भारतीय हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, जबकि ज़्यादातर अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केवल 0.02% भारतीय ही अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, पहली भाषा के रूप में जो अंग्रेजी बोलते हैं उनकी संख्या है 0.02%, और जो दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं उनका परसेंटेज है 10.4% मात्र। ठीक है, उद्यमता नवाचार से संबंधित कुछ पहले हैं, उनका नाम याद रखते हैं। इम्प्रिंट, प्रभावशाली अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी उच्चतर आविष्कार योजना, भारत नवाचार सूचकांक, मिशन इनोवेशन 2.0, स्टार्टअप इंडिया पहल, AIM प्राइम, AIM iCrest, नीति आयोग, अटल टिंकरिंग लैब, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये सारे इससे संबंधित है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, इन्होंने मसाला सांख्यिकी एक नज़र में 2021 पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया भाई, नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। मसाला सांख्यिकी एक नज़र में 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो नाम याद रखना। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस संबंधित सरकारी पहल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के तहत स्थापित मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति के 5वें सत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखना बस। डॉक्टर सुभाष सरकार ने तोलकाप्पियम के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया है। हिंदी अनुवाद का विमोचन हुआ है डॉक्टर सुभाष सरकार के द्वारा तोलकाप्पियम का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यह तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों के कन्नड़ अनुवाद का विमोचन होगा। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु देख लें। तमिल साहित्य संगम युग से है, जिसका नाम कवियों की सभा इतिहास में हमने पढ़ाया है आप लोगों को। तमिल लेखन प्रणाली 250 ईसा पूर्व की है, और याद रखना तमिल संगम कविता में 473 कवियों द्वारा रचित तमिल में 2381 कविताएं और 102, जिनके कुछ 102 गुमनाम भी हैं। ठीक है, अधिकांश विद्वानों का सुझाव था कि पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी तक फैले ऐतिहासिक कैनकम साहित्य युग को विश्व साहित्य के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तोलकाप्पियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है भाई, इसके बारे में याद रखना। तोलकाप्पियम के बारे में तमिल साहित्य का सबसे पुराना और लंबा काम भी है। तमिल परंपरा में कुछ लोग पौराणिक दूसरे संगम में पाठ को पहले सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले रखते हैं। तोलकाप्पियम व्याकरण काव्य पर एक अनूठा काम है। इसके 9 खंडों के 3 भागों में एजुट्टू अक्षर, कर्नल शब्द और पोरूल विषय वस्तु से संबंधित है। नाम याद रखना, एजुटू, कर्नल, पोरूल। ठीक है, पद्य पाठ लिप्यंतरण अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में तोलकाप्पियम का अनुवाद डॉक्टर H. बालसुब्रमण्यम और प्रोफेसर, क्या नाम है, प्रोफेसर नचिमुथु द्वारा किया गया है। इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है डॉक्टर H. बालसुब्रमण्यम और प्रोफेसर K. नचिमुथु द्वारा किया गया। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं थोड़ा कि फसल की सुरक्षा के लिए कीटनाशक के प्रयोग और मिट्टी की फसल के पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
इसके आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। खेल मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में विभिन्न खेल विकास योजनाओं के अंतर्गत 6,801.30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में इतने करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है, जानकारी युवा कार्यक्रम खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने दी है। ठीक है भाई, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ग्रामीण स्तर सहित देश में खेलों के विकास के लिए कुछ योजनाएं चला रहा है। तो नाम याद रखेंगे, खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाना। नोट के रूप में अगर हम ध्यान रखें तो पिछले 5 वर्षों के दौरान इस मंत्रालय की विभिन्न खेल विकास परियोजनाओं के तहत 7,072.28 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई और 6,801.30 करोड़ की राशि जारी की गई है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमें लगता है अब यहीं पे इसको रोक देना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।